हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने ग्रेविटेशंस के बारे में किया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन्स ने जो केपलर थर्ड लॉ से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया था, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम कर चुके हैं। जो एक रिलेशनशिप है मास में और जो रेडियस है उसमें। और नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन। देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। देखो, फोर्सेस है वो कभी भी एक ऑब्जेक्ट के बीच में तो होता नहीं है, दो मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स जरूरी है। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स की खास बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि ग्रेविटेशन फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना लगता है वो थर्ड ऑब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगना है वो इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ने बताया मोशन के बारे में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इक्वल बिहेव करते हैं, इक्वल एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन जो भी हमें पता है केवल और केवल अट्रैक्शन का फोर्स है। अट्रैक्शन का फोर्स मीन हम ये कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं वो इक्वल फोर्स डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये इसके ऊपर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है ये भी अपोजिट में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है। मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ में तो ये बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ भी यहाँ अप्लाई होता है, दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, फोर्स बाय एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू मास। मास और एक्सेलेरेशन के बीच में यह एक रिलेशनशिप गिवन है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक स्टोन लेते हैं, दैट इज अ मास ऑफ अ 1 kg। उस 1 kg के स्टोन को अर्थ से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वो एक हाइट गेन करेगा। एक हाइट गेन करने के बाद एट लास्ट वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। अब ये जो स्टोन है दैट इज अ 1 kg, और जो अर्थ है जिसका मास हमें पता है 6 × 10⁻24 kg, ये भी इस पर फोर्स डालता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अर्थ भी इसके ऊपर फोर्स डालती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यानी दोनों फोर्स डालते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। अब स्टोन ने जो फोर्स डाला उस फोर्स की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है 1.6 × 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो अर्थ स्टोन पर डालती है उसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज अ मच वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस 10⁻24 नेग्लिजिबल। यानी अर्थ अगर मूव भी होती है इतना स्लाइटली चेंज होता है कि फील नहीं किया जा सकता। तो अब स्टोन के ऊपर जो फोर्स लगा वो ज्यादा और अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा वो कम, कैलकुलेशन के बाद। तो यानी जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ खींचा चलाता है और एट लास्ट सरफेस पे रुक जाता है। और ये पहले भी बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू या टुवर्ड सेंटर ही लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कहें टुवर्ड अर्थ सरफेस आता है, उसको हम ये बोल सकते हैं वो टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ आता है। क्योंकि हम सारा जो अर्थ का मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड मानते हैं कि सारा अर्थ का मास सेंटर में ही कंसंट्रेटेड है। क्लियर? दैट इज अ सेंटर ऑफ मास। ये +1 के अंदर एक चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास, वहां इस बात को पूरी तरीके से कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड क्यों मानते हैं। क्लियर? तो यहां से एक रिलेशनशिप हमें पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट का मास कम होने की वजह से उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो ज्यादा होती है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो बहुत कम होती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ दोनों यहाँ अप्लाई होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है कि ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है,
वहां रिपल्शन का है अदर केसेस में अगर हम बात करें, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सेम फोर्स से अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन के लिए, बट मूव कौन सा होगा वो उनके मास के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका मास कम होगा वो हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव होगा, क्योंकि उसके एक्सेलेरेशन उसके अंदर कम होती है और लाइट के अंदर एक्सेलेरेशन ज्यादा होती है। क्लियर? अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैवी हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि रोटेशन के वहां चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर हमने देखा सन का मास इज ग्रेटर है, लेकिन अदर प्लैनेट्स उसके पास होते। अब क्वेश्चन कई बार ये राइज हो जाता है कि सन का मास इतना ज्यादा है, अदर प्लैनेट उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, क्लैप्स क्यों नहीं होते? अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं वो एक दूसरे को, मास सन का ज्यादा है, फिर तो क्लैप्स हो जाना चाहिए। इवन एक थ्योरी के अकॉर्डिंग सन का मास तो अर्थ के मास से कहीं ज्यादा ग्रेटर है, कहीं ज्यादा। अब अर्थ को तो क्लैप्स हो जाना चाहिए सन के साथ, फिर ऐसा क्यों नहीं होता? देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो। एक पर्सन है, इसको एक पर्सन यहां से खींचता है, ये भी खींचता है इसको, ये भी खींचता है। एक पर्सन और है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। एक पर्सन और है, ये एक सर्कल की बात करें, सर्कल में बना रहे हैं इसको, ये इसको खींचता है, ये इसको। एक और है, ये भी इसको खींचता है, ये इसको। एक और है, ये इसको खींचता है, ये इसको, और ये इसको, ये इसको। अब कोई क्या मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो सभी का जो फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, और जो जहां है उसी पोजीशन के ऊपर रहते हैं। क्लियर? अब सन सेंटर में है, एक प्लेनेट दोनों बीच में, अदर दोनों बीच में, नेक्स्ट दोनों बीच में, नेक्स्ट दोनों बीच, यानी एक के पीछे बहुत सारे हैं, उसको कोलैप्स होने ही नहीं देंगे। समझ में आई? वो कोलैप्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, बैलेंस किए जा रहे हैं। एट लास्ट जो जहां है उसी पोजीशन पे रहता है, बट उनके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है वो उनको रोटेशन में मूव करवा देता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है और ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। क्लियर? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्री फॉल। फ्री फॉल, falling of an object from a height, under the effect of gravitation. Falling of an object from a height toward earth, यहां डाल दो, toward earth under the effect of gravitation, that is known as a free fall, and the object that is fall known as a free falling object. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ की तरफ गिरता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। देखो गिरना दो तरीके का होता है, एक तो ऑब्जेक्ट है हम हाइट पर लेके गए, वहां से हमने उसको बस ड्रॉप कर दिया, दैट इज अ फ्री फॉलिंग। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट ही हो, उसके ऊपर अदर फोर्सेस ना लगते हो, तब हम उसको फ्री फॉल बोल सकते हैं। एक ऐसा नहीं है हम ऊपर गए और उसको धकेल दिया, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, दैट इज नॉट अ फ्री फॉल। फ्री फॉल उसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के अंदर है या ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर है, तब हम उसको फ्री फॉल बोलते हैं। किसी भी हाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नॉन अदर फोर्सेज, जब अदर फोर्सेज उसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे तब हम उसको फ्री फॉल नहीं बोल सकते हैं। एंड टुवर्ड द अर्थ दैट इज नोन एज अ फ्री फॉल, एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ दैट इज नोन एज अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट उसको बोला जाता है। तो जब फ्री फॉल के बारे में स्टडी की गई, डिस्कशन किया गया, तो ये माना गया कि जो ऑब्जेक्ट हैवी है
वो ग्राउंड पे जल्दी आता है, जो ऑब्जेक्ट लाइट है वो ग्राउंड पे बाद में आता है। जैसे कि एक फेदर को लिया गया जिसको हम पंख बोल सकते हैं, फेदर पंख, और एक स्टोन को लिया गया, दोनों को एक हाइट से गिराया गया, तो देखा गया कि स्टोन सबसे पहले आया है, जो फेदर है वो लास्ट में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, लाइट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यानी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन ज्यादा लगता है और लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन कम लगता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट से बताया गया। यानी ये बताया गया कि जो ग्रेविटेशन है मास पर डिपेंड करता है, कि मास अगर ज्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर मास कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा। बट गैलीलियो, दैट इज द फादर ऑफ फिजिक्स, उसने इस बात को गलत प्रूव किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो एक मीनार पर गया, इटली पीसा की मीनार जिसको बोला जाता है, जो झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्ट है, वहां से दो स्टोन, जो दो पत्थर लिए गए हैं डिफरेंट मासेस के, डिफरेंट मास उनका अलग अलग था, एक हैवी था एक लाइट था, बस दोनों की शेप सेम थी। अब वहां से दोनों को गिराया गया और दोनों को सेम हाइट सेम टाइम से गिराया गया, तो ग्राउंड के ऊपर वो सेम टाइम पर हिट करते हैं, सेम टाइम पर हिट करते हैं। देखो दो स्टोन है, दोनों ही डिफरेंट मासेस के हैं, एक हैवी है एक लाइट है, शेप सेम है और दोनों एक ही हाइट से एक ही टाइम पर गिराए। ऐसा नहीं है कि लाइट पहले गिरा दिया गया हैवी बाद में, नहीं। एक्सपेरिमेंट में कंडीशन बिल्कुल फेयर है, दोनों को सेम टाइम पे ही गिराया गया, फ्री फॉल, दोनों सेम टाइम पर ही ग्राउंड को हिट करते हैं एक साथ। तो जब पहले एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए या अदर साइंटिस्ट ने किए, उन्होंने मास डिपेंडेंट बताया ग्रेविटेशन को, कि मास के ऊपर डिपेंड है ग्रेविटेशन, जिसका मास ज्यादा उस पर ज्यादा फोर्स, कम मास है कम फोर्स। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट से तो मास भी डिफरेंट है, फिर भी दोनों सेम टाइम पे आए हैं, तो मास का रिलेशन ग्रेविटेशन के साथ नहीं है, जो ग्रेविटी लगती है वो मास के साथ रिलेटेड नहीं है। गैलीलियो ने इस बात को प्रूव किया। फिर रॉबर्ट रॉयल ने भी इस बात को प्रूव किया। उसने फेदर और स्टोन को एक वैक्यूम के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया, वैक्यूम के अंदर फेदर और स्टोन को डाला गया, दोनों उसी हाइट से सेम टाइम पर जैसे ड्रॉप किया गया, वो सेम टाइम पर ग्राउंड को दोनों सेम टच करते हैं, फेदर भी और स्टोन भी। तो अब यहां से बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि मास के ऊपर ग्रेविटेशन डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनकी जो मास के रिगार्डिंग शेप कैसी है, या जिसको नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं। डेंसिटी यानी सरफेस एरिया और उनके मास के रिगार्डिंग ये जो है रिलेशनशिप सेटअप किया गया। अब फेदर का मास के कंपैरिजन में शेप ज्यादा फैली हुई है और स्टोन कंपैक्ट मास है, कंपैक्ट मास भी इससे ज्यादा है और कम एरिया के अंदर है। यानी हम इसको डेंसिटी अगर बोल दें तो ज्यादा बेटर रहेगा डेंसिटी। सरफेस एरिया ज्यादा हो मास कम हो, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या है, एयर रेस्ट्रिक्शन जो होता है, एयर रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है, वो मैक्सिमम फेस करने को मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एयर रेजिस्टेंस ज्यादा। अब जैसे स्टोन और फेदर को ऊपर से डाला जाता है, स्टोन का मास और इसका मास कंपैरिजन नहीं है। यहाँ सरफेस एरिया हम अगर कंपैरिजन की बात करें, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। इसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम अप्लाई होती है और ये फास्टली एयर को काटता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। जबकि फेदर के ऊपर सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है, उसको अपोज ज्यादा करना पड़ता है, अब जिस वजह से वो काफी लेट ग्राउंड के ऊपर पहुंचता है। यहां मास के साथ रिलेटेड नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं दोनों सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अफेक्टेड होते हैं और वो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर हम कहें दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is the value of gravitational force act on an object and accelerate an object from the height under the effect of gravity। यानी ग्रेविटी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है तो वो ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन से ग्राउंड की तरफ बढ़ता है और ये ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, वो ऑब्जेक्ट चाहे लाइट हो, वो ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो, उसके ऊपर सेम इफेक्ट करती है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आते हैं। अब जो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा महसूस करता है सरफेस एरिया की वजह से, वो लेट आएगा, और जो कम महसूस करता है वो जल्दी आ जाता है। तो दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल जी सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इससे ऊपर जैसे हम जाते हैं, नीचे जाते हैं, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या फार्मूला क्या है और उसकी वैल्यू कैसे और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो हम करते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।